अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल है? एक वो सेंस, वो फीलिंग होना स्टार्ट होगी है ना कि बिल्कुल इस साल के कुछ आखिरी हफ्ते और कुछ आखिरी रोज रह गए हैं। हम हमेशा हर साल यही कहते हैं कि कोई रेजोल्यूशंस थे, कुछ आप इस साल में करना चाहते थे, दिन तो कम रह गए हैं लेकिन अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका वो नाम लग जाएगा कि जी हमने 2025 में जो सोचा था कि हम करेंगे हमने कर लिया। अच्छा, आई वाज जस्ट वंडरिंग, साल के इन अयाम की भी एक अलग खुशबू होती है। अब इस खुशबू के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक तो माशाल्लाह शादियां इतनी बहुतात में हो रही हैं कि जगह जगह आपको बारबेक्यू की खुशबू आएगी। एक तो बारबेक्यू की खुशबू है। फिर एक सर्दी में बहुत सी चीजों की महक में से एक महक जो मुझे बहुत पसंद है वो है रात की रानी, जो पौधा होता है ना। आपने कहाँ रात की रानी आपको मिल गई? आपके घर में लगा? मेरे घर में भी लगी हुई है। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो रात की रानी की खुशबू जब दिसंबर की सर्द हवा में मिलती है ना, तो वो एक अजब ही मंजर पेश करती है। कोई शायरी हो जाए अब्दुल्ला, क्योंकि जो आपने एक मंजर खींचा है ना उसके साथ कुछ शेर जाना चाहिए साथ। ऐसे में फेस्टिविटी की खुशबू, उसकी फेस्टिविटी की एक अलग खुशबू होती है। उससे एक और बात आपको याद दिलानी है कि आपको पता है पिछले पूरे महीने से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के जो गेस्ट हैं, जो पूरी दुनिया लिटरली, मतलब ऐसे ऐसे मुल्क जो आपने नाम भी मैंने नहीं सुने थे। कल तो मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो मैंने सही है ना, यानी वेस्ट अफ्रीका के कुछ ममालिक थे जो पहली दफा लिटरली मिल रहे थे, जो पाकिस्तान आए हुए थे। और क्या वो सक्सेसफुल फेस्टिवल चला है। तो अब वो खत्म हो गया फेस्टिवल। तो कल जी हुआ, उसका आखिरी रोज था, बड़ा शानदार ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट के साथ क्लोजिंग सेरेमनी है, अगर आप कहना चाहते हैं तो कह दें। आई अनफॉर्चुनेटली कुडंट बी देयर, लेकिन अब्दुल्ला आप वहां थे, क्या माहौल था? उस्ताद नूर बख्श थे। ये तो एक बड़ी ट्रीट है उनको सुनना। थीम, फिर कहां से फनकार थे? जापान, केन्या, कोंगो, अल्जीरिया एंड द लिस्ट इज लॉन्ग, बांग्लादेश, मतलब यू नेम इट, दे वर फ्रॉम एवरीवेयर। और उस्ताद साहब का आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे उनको यूरोप में बड़ा देखा है और बड़ा माहौल वो क्रिएट करते हैं। देखा है उनके म्यूजिक पर, उनके बेंजो की आवाज़ पर, उसके सुनों पर, और वो एक वाकई अलग समा बांध देते हैं। हमने कोशिश की है कि हम उन्हें यहाँ जहमत दें। सो वील हैव उस्ताद नूर बख्श एंड अ ट्रांसलेटर विद हिम एज वेल बिकॉज ही कैन नॉट कम्युनिकेट इन उर्दू। सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट इंशाल्लाह होगा, वी प्रॉमिस यू दैट। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन कराची। मतलब ये बहुत बड़ा, इट वाज अ मेगा फेस्टिवल जो कि अब खत्म का है। एंड आई एम श्योर आधे कराची ने तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा और एंजॉय जरूर किया होगा। देन अनदर थिंग दैट हैज बीन वेरी हैपनिंग अदरवाइज एज वेल, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और लिटरली हम जुमे के रोज यहां से गए कि अच्छा जी अब जरा इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ मूवी, यू नो, यू हैड टू वॉच इट, जरा अनवाइंड करेंगे। और दोपहर में फिर अचानक से टीवी खोला, अचानक से क्या मैसेज आ गया था, टीवी खोला, मैसेज मतलब आपस में जो हमारे ग्रुप वगैरह होते हैं, मैसेज में ये होता है सब कुछ छोड़ दो, ये टीवी लगा लो। तो वो वाली, तो जब हमने टीवी लगाया तो हमारा वीकेंड शिकेंड तो गया साइड पे और हम बस टीवी के सामने बैठ गए। और हुआ कुछ यूं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के रवैये और तर्ज सियासत पर फौज और हुकूमत दोनों का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। और लिटरली जब DG ISPR से सवाल भी किया गया कि माजी में भी एक तवील फहरिस्त है जिन लोगों को सिक्योरिटी रिस्क भी करार दिया गया, तो उन्होंने कहा माजी में आप लोग खुद अखज़ ज़रूर करते थे उस वक्त के हालात से, लेकिन इस तरह बरमला इस पोडियम से, इस प्लेटफॉर्म से किसी के बारे में ये ख्यालात नहीं बताए गए। अच्छा जी, अब कोई नरमी जो है कि गुंजाइश दिखाई नहीं देती और ये सारी उनकी बातों से, उनके लहजे से सब कुछ नज़र आ गया। जुमे को DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने रावलपिंडी में गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इतनी गैर मामूली कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, बल्कि हम कहेंगे आफ्टर शॉक्स, आफ्टर इफेक्ट्स तो कुछ और होता है, तो वो आज भी सियासी फिजाओं में जी महसूस किए जा रहे हैं। इसमें मजीद बात भी करेंगे लेटर इन द शो, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ क्या हुआ था। तर्जुमान पाक फौज ने बानी PTI और उनके सोशल मीडिया की तरफ से अस्करी क़यादत और फौज के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द अमल दिया। इमरान खान का नाम लिए बगैर बानी PTI को 12 मरतबा जहनी मरीज कहा। वैसे हम आपको बता दें कि ये वो लफ्ज़ था जो कि एक्चुअली ये लफ्ज़ यहाँ से कहना इन्होंने पहले नहीं की थी। ये वो लफ्ज़ था जो PTI के सोशल मीडिया ने अस्करी क़यादत के लिए इस्तेमाल किया और मुसलसल इस्तेमाल करता रहा। और आखिरी दफ़ा इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल X हैंडल से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। खुद इमरान खान ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़ौज की आला क़यादत के लिए। DG ISPR ने वाज़े तौर पर इमरान खान को मुल्की सलामती के लिए ख़तरा करार दिया। साफ कहा कि अब उसकी सियासत ख़त्म है, अब हम ग्लव्स उतार कर मुकाबला करेंगे। क्या कहा DG ISPR साहब ने, सुनिए ज़रा। उन्होंने कहा
गाना वो उन्हीं की ज़बानी होना चाहिए, बिकॉज एक टोन भी होती है, बिल्कुल बेयर नकल्स, एंड एक टोन भी होती है, एक सेंस भी होती है. व्हाई डोंट यू सी फॉर योरसेल्फ? वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है. उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं. इट मे सीम टू यू अ बिट स्ट्रेंज coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है. अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है. अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है. हाउ इंटरेस्टिंग. इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं. पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है. वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहां बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहे हो? इट्स नथिंग न्यू. ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के. लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे. 9 महीने नहीं देखा था आपने? इसी GHQ में जहां बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था? जो पाकिस्तान की जो फ़ख्र है, जो चागी का हमारी निशानी है, उसको आग लगवा सकता है, तो उसे गद्दार करने में क्या प्रॉब्लम है? सो GHQ पे हमला नहीं कराया था इस लाइन में भी ना वजन है. सो GHQ हमला केस भी एक बड़ा अहम केस है जो बानी PTI के खिलाफ है, जिसमें पिछले साल चार्जशीट पे हुआ था मामला. अब लेट्स सी कि उसका क्या अंजाम होता है. Although I don't know how you could have missed it, तो अब आपको जरा एटलीस्ट उसकी सेंस आ गई होगी, टोन समझ आ गई होगी कि क्या बातचीत हुई. तो अब ये है कि DG ISPR की इस प्रेशर के बाद तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बातचीत का अगर कोई इम्कान था ना, तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा. वो दैट इज़ नॉट हैपनिंग. लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि अब PTI से कोई बातचीत नहीं होगी. और कल मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमाओं ने पाक फौज के खिलाफ होने वाले मनफी प्रोपेगेंडे पर तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया. मतलब फिर बाकी क्यों पीछे रहेंगे? अब तो एक दरवाज़ा खुली गया है. तो क्या क्या कहा गया देखिए. आज फिर आप बयानिया क्या बना रहे हैं? बयानिया आप किसी खिलाफ नहीं बना रहे, आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं. और किस किस तरीके से बना रहे हैं मैं बता देता हूं आपको, आपके सामने रख देता हूं चीजों को. कि आप 2 दिन का, 2 दिसंबर का, 5 दिसंबर का ये ट्वीट देख लें बानी PTI का, ये वो किस पे मबनी है. यानी आप अगर सिर्फ एक शख्स के खिलाफ होते तो आप शोहदा के जनाजे पढ़ते. अगर आप एक शख्स के खिलाफ होते तो आप कभी ना ये ट्वीट करते कि NTU के अंदर जो MNS गए हैं वो MNS जो हैं वो मीर जाफर मीर सादक हैं, वो गद्दार हैं. PTI तहरीक इंसाफ और उनके सरबराह और उनके लोग लीडर को, उसके चीफ को, उसको पूरी दुनिया भर में मलाइन कर रहे हैं. उसको उसकी किरदार साजी, किरदार कुशी कर रहे हैं और उसको उस फौज के हौसले को पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं. और अपने पर्सनल नैरेटिव से ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम और ये फौज अलग अलग है. आज MQM पाकिस्तान जो कि इस मुल्क की बड़ी जमातों में से एक जमात है, हम इस नैरेटिव के खिलाफ हैं कि फौज और अवाम में कोई फासला है, कोई प्रॉब्लम है. हम इस नैरेटिव के खिलाफ आज आपके सामने इस कौम का नैरेटिव पेश कर रहे हैं कि नहीं, ये फौज हमारी फौज है.
अब तो सभी फिर आए और हुकूमत ने 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल, अली अमीन गंडापुर समेत दर्जनों PTI रहनुमाओं के नाम ECL में डाल दिए हैं। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात लिटरली अब बढ़ती, वैसे तो काफ़ी बड़ी पहले भी हुई हैं, मतलब कम कहाँ हुई थी कि अब वो अच्छा ये बढ़ेगी? PTI वाले भी कह रहे हैं कि अब और क्या करेंगे, लेकिन इत्तलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ के अपने कई रहनुमा इस सूरत हाल से खुश नहीं है। सेनेटर वाडा का कहना है कि मंगल से क्रैकडाउन शुरू होने वाला है, पहले पीर को नहीं था, चले मंगल से अब होगा और -1 होगा तो ही PTI बचेगी। जो आप दो दिन से बात कर रहे थे कि सख्तियां होंगी, तो वो सख्तियां इन मखसूस लोगों के हवाले से ही हैं सिर्फ। सुन लें शहजाद साहब, नंबर 1 डिस्क्वालिफिकेशन, नंबर 2 बैन, नंबर 3 जिसने 9 मई के केस में बंदगी अंजाम तक पहुंचाना, नंबर 4 जो भगौड़े छुपे हुए KPK के अंदर वो हिंदुस्तान का एरिया नहीं पाकिस्तान का एरिया है, नंबर 5 जो हिंदुस्तान से कनेक्टेड है, जो टेररिज्म का काम कर रहे हैं, जिन्होंने टेररिस्ट माइंडसेट के साथ अपायर किया और अवानों में बैठे हैं वो, और -1 ये नहीं गलता फॉर्मूला जो मैं आपको 1.5 साल से कह रहा था। अच्छा। -1 नहीं तो PTI कंप्लीटली माइनस। अच्छा, साथ ही आपको ये भी बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि पिछले हम 1-2 हफ्ते से बात करने हैं, गवर्नर राज की बातें तो चल ही रही थी और अब ऐसी भी सहराइयाँ हो रही हैं, मज़ीद बढ़ गई हैं। और हालांकि DG ISPR ने जुमे को वाजे किया था कि गवर्नर राज से फौज का लेना देना नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को और फौज को तो ऑब्वियसली पीछे कर लिया था। लेकिन वफाकी हुकूमत का तो लेना देना है, इसलिए राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर है वज़ीर आज़म के। राना साहब, जाहिर है काफ़ी कुछ हमने देख लिया ओवर द वीकेंड, अनफोल्ड हुआ है, अब लेट्स सी आज से क्या नई चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन एक बात थी गवर्नर राज की जो इससे पहले भी हो रही थी, इसके लिए जाहिर है सूबाई असम्बली से पास होना इसका बिल का ज़रूरी है, सूबाई असम्बली से मंजूरी ज़रूरी है। तो क्या आप लोग मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम में इसमें कुछ तब्दीली का भी सोच रहे हैं कि गवर्नर राज लगे तो फिर उसको चैलेंज करने वाला कोई ना हो, फिर ये मामला शायद आईनी अदालत में चला जाए? इज़ दैट ऑलरेडी अ प्लान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नर राज लगाना वफाक की ना प्रायोरिटी है, ना वफाक चाहती है कि इस तरह का जो है वो इस लेवल पे या इस नहज पे चीज़ें पहुंचे कि गवर्नर राज लगे। ये बॉल जो है ये चीफ मिनिस्टर KPK के कोर्ट के अंदर है, जो PTI के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये बन रही है कि जब आप रियासत या स्टेट का दहशतगर्दी के हवाले से एक मौक़िफ़ हो, आप उसके बरक्स चलें, अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से कोई मौक़िफ़ हो, आप उसके बरक्स चलें, जो कि आपकी डोमेन नहीं है। आपकी डोमेन है हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। लेकिन आप उसके ऊपर काम करने के बजाय आप फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी के अफ़गान तालिबान के साथ कैसे चलना है, नहीं चलना, आप उसके ऊपर फोकस किए बैठे हैं, जो आपका काम ही नहीं है। और तो जो नेशनल एक्शन प्लान में उस लेवल तक पहुंच गई है या नहीं पहुंची है, ये बताइएगा। आपने कहा वफाकी हुकूमत का काम है, लेकिन ये उन पे डिपेंड करता है कि इस लेवल तक पहुंचाते हैं। आपके ख्याल में अभी कितना दूर है उस लेवल से आप लोग या वो लोग? देखिए, मैं आपको यही वो सारी बुनियादी वजूहात बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से जब आप एक ब्रेकडाउन की तरफ चीज़ों को ले जाएं गवर्नेंस के हवाले से और वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन के हवाले से, उस बुनियाद पे जो आपकी डोमेन नहीं है और उससे हट के, क्रीज से हट के आप खेलना चाहें और एक पोलराइजेशन और उस तरह का माहौल आप तसादुम का बना दें, तो फिर डेफिनेटली दिस इज़ अ थॉट और जो कि ट्रांसलेट हो रही है कि इसके सारे लीगल पहलुओं को वफाक जो है वो देख रही है और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। लेकिन मैं फिर ये यही कहूँगा कि द बॉल इज़ विद द CM KPK कि वो अपनी डोमेन में रहते हुए वफाक के साथ इन संगीन मामलात के ऊपर सियासत मत करें और मिलके चलें, तो ये चीज़ अवॉइड की जा सकती है। वरना इट इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी जिसको हुकूमत हर एंगल से देख रही है। बाकी बात ये कि 28वीं तरमीम में इसको टेकअप किया जाएगा। देखें, ये जो है लॉ मिनिस्ट्री इन सारे पहलुओं को देख रही है और वो इसके बारे में आपको बेहतर बता सकेगी कि वो किस लेवल की जो है वो इस वक्त ये मामला जो है वो कहाँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पहुँचा।
अच्छा, अब ये भी बता दें कि फाइन, आपने कहा द बॉल इज इन देयर कोर्ट नाउ, और ये अगर थॉट है गवर्नर राज की तो वो रिवर्स भी हो सकती है इफ थिंग्स वर टू नॉर्मलाइज। देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी। आपने साथ साथ ये भी कह दिया, बट ऑफ कोर्स साथ ये कह दिया है कि थिंग्स कुड चेंज एज वेल बिकॉज द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अब रियासती इदारे भी काफ़ी कुछ बोल पड़े, मतलब इस तरह फ्राइडे को हमने DGISPR की प्रेसर देखी है जिस तरह हमने पहले नहीं देखी। एक तो वजूहात हमें बैकग्राउंड में पता है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पर्सन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इतनी स्ट्रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स, बड़ा ही दो टोक, विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स, हम पहले भी सुनते आए हैं, लेकिन दिस वाज वेरी डिफरेंट। तो हुकूमत के क्या थॉट्स हैं? कुछ तो हमने वैसे चला भी दिए हैं, लेकिन आप हमारे साथ हैं। ऐसे कोई बात नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रही बात होने की। कोई ऑप्शन अभी भी आपको नजर आ रही है या फिर दोस डोर्स आर क्लोज्ड नाउ? देखें, बात बहुत इसमें हमें व्हाई हैज दिस हैपेंड, पहले तो हमें ये इसको समझना होगा, और उसकी आपने सुनवाई दी। देखें, 9 मई बिला वजह नहीं हुआ था, उसके पीछे एक रेटरिक बनाया गया था, एक नैरेटिव बनाया गया था कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रेड लाइन जो है वो खान है, और एक सियासी जत्थे को मोटिवेट किया गया कि वो एक फिर प्लानिंग की गई और वो 10 शहरों में यक वक्त फौजी तंसीबात के ऊपर हमला आवर हुआ। जब आप इस तरह का नैरेटिव रीड करना शुरू कर दें कि NDU जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की एक ट्रेनिंग है जिसमें आप एक ओवरऑल आप एक निज़ाम को स्टडी करते हैं कि आपकी सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं और प्रोविंसेस का क्या रोल है, वहाँ जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब आप उसको लेबल करना शुरू कर दें कि यहाँ जो पार्टिसिपेट करेगा वो मीर जाफर, मीर सादिक है, कि आप अगर कोई भी तल्लक रखेंगे अफवाज पाकिस्तान के साथ, इंटरेक्शन करेंगे नॉर्मल होके, तो उसको गद्दार आप डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ी डेंजरस लाइन आप क्रॉस कर लेते हैं कि जहां आप नफरत के बीज बो रहे हैं और आप यू आर ड्राइविंग अ वेज between the people of Pakistan and the armed forces. No, it is not really about the people of Pakistan, राणा साहब। वो अपने लोगों को कह रहे थे, मतलब वो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने NDU में वो वर्कशॉप अटेंड की होगी, so he was targeting them. कि एक जमात के फॉलोअर्स जब एक लीडर ये प्रीच करना शुरू कर दे तो ये एक बड़ी खतरनाक लाइन है। इसी तरह आप ब्रीड नफरत आप इसी तरह ब्रीड करते हैं, और फिर जिस तरह का ट्वीट किया गया, तो ये सियासत खत्म नहीं हो रही खान साहब की तरफ से। वो इस डायरेक्शन की तरफ अपनी जमात को लेके जाना चाह रहे हैं, जबकि उनकी जमात के दीगर मेंबरान, पार्लियामेंटेरियंस, वो ऐसी सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी गई। जो नॉर्मल सियासत करेगा, जो ऑपोजिशन का रोल है कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठे मुल्की एजेंडे के ऊपर, या जो एक KPK हुकूमत का रोल है कि वो यूनिसिंह के साथ, वफाक के साथ काम करे मुल्की एजेंडे के ऊपर, अगर उसकी इजाजत ही खान साहब नहीं दे रहे और उस मुस्बत सियासत को वो रद्द कर रहे, तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि एक जेल में बंदा बैठा जो सजा याफ्ता है, उसको सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और अच्छा राणा साहब, अब ये बताइएगा, PTI का ये मौक़िफ़ है कि अब मजीद क्या हो जाएगा? वो कहते हैं जी पहले ही हम बड़े मुश्किल हालात देख चुके हैं, देख रहे हैं, मजीद क्या हो जाएगा? पहले ही गिरफ्तार हैं लोग, और क्या कर लेंगे? क्या और हो सकता है? क्या जमात पर बाज़ाब्ता पाबंदी के लिए कार्रवाई का आगाज हो सकता है? देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट तो बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ने क्लैरिटी दे दी है कि जेल में बैठे आदमी को जो सियासती नफरत की कर रहा है, उसको सियासत की इजाज़त नहीं दी जाए। तो दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट जहां खान साहब जो हर उनकी मेरे ख्याल से कोई 500 से ज़ायद उनकी मुलाकातें या इससे भी ज़्यादा हुई हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन हर मुलाकात से अगर उन्होंने सियासत की है और वो भी मनफी सियासत की है, तो वो तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ फुल स्टॉप टू इट। वो तो बात, उनको सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ये कानूनन है, आईनी और कानूनन है। दूसरा, जहां तक आपकी पार्टी बैन है, अभी पार्टी के पास तो पहले ही सिंबल नहीं है, और वो उनकी अपनी नालायकी की वजह से नहीं है कि वो अपने जो मामलात हैं, तो इसको भी जो है इस पे कोई हतमी कोई फैसला नहीं है। लेकिन दिस इज अ पाथ कि जहां अगर पार्टी उसी सियासत को ड्राइव करती है जो खान साहब प्रीच कर रहे हैं, जो कि नफरत की और तकसीम की सियासत है,
तो फिर डेफिनेटली पार्टी भी ज़ेरे ताब आ we जाएगी, can क्योंकि talk इसकी about इजाज़त the नहीं। tweets. ये नफरत की सियासत, और we can talk about the tweets. That's another issue. लेकिन जेल में बैठे हुए सियासत ना करना ये कोई नई बात तो नहीं है। मतलब कौन सी पार्टी है, कौन सा लीडर ऐसा है हमारे यहाँ जो जेल गया और उसने वहां से सियासत ना जेल की में हो? सारे ही थे। So this is not something which is so extraordinary कि हम तो पहली बार देख रहे हैं। नहीं, देखें, ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं और जो चीज़ें वो सिखा रहे हैं और जिस तरह की सियासत वो करना चाहते हैं, ये इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। देखिए, जो एनडीयू के रिमार्क्स हैं और उसके अलावा दीगर जो ये ट्वीट्स हैं, जिस तर्ज के ऊपर जो लफाजी इस्तेमाल की गई है, आप मुझे निकाल के दिखा दें कि अगर इस तरह की जो है वो अल्फाजात और ये चीज़ें प्रीच जो है वो पहले की गई हैं, तो ये सियासत नहीं है, ये तसादुम वो करना चाह रहे हैं, ये तकसीम करना चाह रहे हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और पहले अगर जो है वो कोई सियासत करते रहे तो वो इस लेवल की सियासत नहीं, जिस तरह खान साहब जो मैं पहले जो बता चुका हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये दिस विल नॉट बी अलाउड। और अगर पार्टी भी उस डायरेक्शन पे चलेगी जिस डायरेक्शन पे खान साहब चलाना चाह रहे हैं, जो ठीक है, तो पार्टी पे पाबंदी इज अ रियल पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं। नाना साहब, आप मुझे ये बताइएगा, हम डीजी ISPR से तो सवाल हुआ, जाहिर है फातिमा जना से लेकर और अब इमरान खान साहब तक की उनसे बात की गई, लेकिन इमरान खान की बात कर लें, 2016 में वो डॉन लीक्स के मामले पे आपकी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट, कोट इन कोट सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी थ्रेट करार दे चुके हैं। 2016 की उनकी ट्वीटें हैं। डॉन लीक्स का वाले मामले पे क्या कुछ नहीं किया PTI ने और क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान ने। आपको नहीं लगता कि ये हम गोल दायरे में घूम रहे हैं और आज ये और फिर कल को ये, कल आप थे, आज ये हैं, कल शायद फिर आप हो सकते हैं? नहीं, देखिए, एक मैसिव जो फर्क है ना, वो ये है कि जब आपने प्रीच किया कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं और रेड लाइन खान है, तो 10 फौजी तनसीबात पे एक वाहिद जमात ने हमला आवर हुए। उन्होंने उसको फिर सेलिब्रेट भी किया। बाद में जब उनको लगा कि ये तो मसला बढ़ रहा है, तो उन्होंने माजरत की या जो भी किया, या वो भी उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए। तो इस पार्टी ने बहुत सारी लाइंस क्रॉस की करके दिखाई और वो काम किया जो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। अब अगर आज भी वो उसी तर्ज पे सियासत करना चाहते हैं और उसी तर्ज के ऊपर वो अपने फॉलोअर्स को या अपनी जो उसके पार्टी के मेंबर्स हैं उनसे एक्सपेक्टेशन खान साहब रखते हैं कि वो तसादुम की सियासत करेंगे और लड़ाई झगड़ा और माहौल को ख़राब करके उनको कोई रिलीफ दिलवा देंगे, तो फिर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये फैसला भी देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, द बॉल इज इन PTI's कोर्ट कि PTI के जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्या वो नफरत की सियासत को आगे लेके जाना चाहते हैं या नहीं। ये दिस इज अच्छा, फैसल बॉडा साहब कह रहे थे -1 एक ऑप्शन हो सकती है। अल्ताफ हुसैन साहब की उन्होंने एग्जांपल दी। देखें, अल्ताफ हुसैन साहब यहाँ जेल में मौजूद कैद नहीं काट रहे थे, वो एक गैर मुल्क में बैठे हुए थे, वहाँ उनके अपने केसेस भी चल रहे थे। क्या आपको लगता है इस तरह से अगर -1 कर दिया जाए तो किसी शख्स की या किसी जमात की सियासत खत्म हो जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ माजी में पाकिस्तान अभी जाहिर है हमारी को 200 साल हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन क्या भुट्टो साहब की फांसी से पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो गई? नहीं, देखिए, हम किसी की सियासत नहीं खत्म करना चाह रहे। हम तो एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आप ये जो नफरत के बीज बो रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं है, कानूनन भी इजाजत नहीं है। आप जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर ये इजाजत तो नहीं है ना कि आप जो है वो अपने अदारे, अपने अफवाज के साथ और अपने जो लोग हैं उनके दरमियान में वेजेस क्रिएट करें। तो हम तो किसी की सियासत नहीं खत्म करना चाह रहे। ये तो उनके हाथ में है कि उन्होंने कौन सा रास्ता लेना है। अगर उन्होंने यही रास्ता लेना है जो मैंने आपको सारा बताया, तो उसकी इजाजत तो कानूनन नहीं है ना। तो हम तो कानून की या आइन की बात कर रहे हैं कि अगर एक बंदा जेल में बैठा हुआ है तो वो उसको आप खुली उसको रेड कारपेट या फैसिलिटेशन तो नहीं देंगे कि वो नफरत की सियासत, तसादुम प्रीच करे, वो अपने जो है वो हर रोज नया ड्रामा खड़ा करे या एक तमाशा लगाए और जो स्टेट और रियासत का जो एजेंडा है दहशतगर्दी के हवाले से या फॉरेन डिप्लोमेसी के हवाले से, उसको वहां से बैठा, जेल से बैठा जो है वो तसादुम की शक्ल दे। तो हम तो नो वन इज इंटरेस्टेड कि जी हम PTI को खत्म करें, फलाने को खत्म करें। हम तो मुल्क चलाना चाह रहे हैं और अगर उस मुल्क चलाने में या मुल्क को बेहतरी करने के अंदर एक आदमी जो है वो एक ऐसा एजेंडा लेके बैठा है कि हमने जो है वो मुल्क को नहीं चलने देना या इसको जो है तसादुम की तरफ लेके जाना है, तो हम तो उससे वी आर रिलेटेड। Got your point of view.
जी राना साहब, थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, दैट इज ठीक है। आपने ये भी कह दिया बॉल इज इन देयर कोर्ट की कुछ चीजें दो चार आपने मेंशन कर दिया, अगर ये खत्म हो जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीटीआई पे पाबंदी भी एक पॉसिबिलिटी है, गवर्नर राज भी एक पॉसिबिलिटी है, मुजव्विज़ 28वीं तरमीम में गवर्नर राज की लगाने के बारे में ट्वीकिंग भी एक पॉसिबिलिटी है। राना साहब का यही कहना था, इफ दे चेंज देयर वेज, और खासतौर पे बानी पीटीआई, तो फिर ये सारा कुछ मतलब खत्म भी हो सकता है, कोई ऐसी भी बात नहीं है, बट ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। Which is not a possibility. Doesn't seem so. Let's take a break here. See you in a while. Good morning. वेलकम बैक जी। एक अहम खबर, पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास जो है वो आज हो रहा है, और पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था, और पाकिस्तानी मईशत की कमजोरियों और मुख्तलिफ इदारों में अरबों रुपए की करप्शन और गवर्नेंस से मुतालिक IMF की तैयार करदा रिपोर्ट जारी करने की शर्त भी हुकूमत पूरी कर चुकी है। ये पहले भी हमने वैसे मेंशन किया था, और इसके अलावा भी IMF की दीगर मतलूबा शराइत तस्लीम की जा चुकी हैं। सो होपफुली थिंग्स शुड गो स्मूथली। क्या कहते हैं? तवक्को यही जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान को यह किस्त मिल जाएगी, मगर साथ ही IMF हुकूमत से मुख्तलिफ शोबों पर दी जाने वाली सब्सिडी के खात्मे समेत टैक्स नेट को वसी करने पर भी मजीद जोर देगा। अगर टैक्स आयद करने के बाद चंद नई तजावीज़ और डिमांड्स भी आईं तो देखते हैं कि क्या आती हैं, हैरानी नहीं होनी चाहिए। IMF प्रोग्राम की $1 अरब की पहली किस्त सितंबर 2024 और $1 अरब की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। पाकिस्तान कई बरसों से जारी मैक्रो इकोनॉमिक बहरान का सामना कर रहा है, जिसने ज़र मुबादला के ज़खायर, माली वसाइल, अदायगियों के तवाज़ुन पर शदीद दबाव डाल रखा है। आगे क्या हो सकता है, इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं, इस पे बिल्कुल बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान। बताइएगा, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? किस्त तो होपफुली मिल ही जाएगी, और इसके साथ क्या कुछ नई चीज़ें हैं जो सामने आ सकती हैं? IMF की तरफ से तजवीज़ करदा कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे पाकिस्तान को फौरी तौर पर अमल दरामद करना हो? कि एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान हैज़ टू स्टे विद द फंड। इस वक्त जो हमारे हालात हैं, एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, ये एक टिपिकल बिहेवियर है, जैसे आपने जिक्र मैक्रो स्टेबिलिटी का किया, उस इकॉनमी का जो IMF से इंगेज होती है। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है कि अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है, बैरूनी खसारा संभल गया है, रिजर्व्स का बिल्डअप 14-15 अरब डॉलर पे हो गया है। हमने एक हेवी टैक्सेशन का बाउट करके अपनी जो मालियाती खसारा है उसको संभाल लिया है, एनर्जी प्राइसेस को एडजस्ट करके सर्कुलर डेट को कुछ कम किया है, और कुछ उसको फिजिकल यानी कि उसका बोझ इस पे ले लिया है कि जो हमारा बजट है उस पे ले लिया है। ये हमें एक वक्त और स्पेस देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये एक हार्ड वन प्रोग्राम है। जो बाउट ऑफ टैक्सेशन हुआ, जो एनर्जी कॉस्टिंग हुई, जिस तरह हमने अपना 22% तक रेट लेके गए, इसने क्या किया है? इसने इकोनॉमी को स्लो किया है। सो कॉन्सिक्वेंटली आपका जो ग्रोथ है वो ये 2.5-3% के करीब आ जाता है, जो कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को भी मैच नहीं करता। ये है 28 माह की एंगेजमेंट IMF के साथ। इसने आपको एक वक्त दिया है, एक स्पेस दिया है, उसने आपके गवर्नेंस के जो सुहम हैं वो भी आइडेंटिफाई कर दिए हैं। वो कोई नए नहीं हैं, वो सारे ऐसे लोगों को जो इंटरेस्ट लेते हैं पाकिस्तान में उनको मालूम है। सो स्टेबिलिटी हैवी प्रोग्राम, light on the growth framework, because that is not something what the IMF does. I think डॉक्टर खाकान, ये करप्शन और गवर्नेंस की जब बात हुई है, और खासतौर पर मुख्तलिफ इदारों में अरबों रुपए की बात हो रही है करप्शन और गवर्नेंस की, किस तरह IMF को सेटिस्फाई किया है इस हवाले से? क्या कोई प्लान दिया है या फिर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है? So that's truly important हुमा साहिबा। देखिए, हमने IMF को जुलाई में कहा था कि हम ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत इस रिपोर्ट को छाप देंगे, जिसमें अगर आप 2 सेकेंड्स में देखें तो क्या बातें हैं? ये वही बातें हैं कि हमें इम्प्रूव करना है अपनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, ओवरहैंग है SOEs का जो इकोनॉमी को रोक रहा है, हमने अपनी जो प्रोविंसेस के साथ काम करना है ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, हमने अपने टैक्स के निज़ाम को ठीक करना है, अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क को ठीक करना है, पूरे सिस्टम के जो रेड टेपिज्म है उसको उड़ाना है। इसमें हुमा, आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान में रहती हैं ना, कौन सी नई बात आपको पता चली है? The report itself, and I say this with a lot of reading the report and reading on Pakistan for the last 20 years, जो परिफरी की चीजें हैं ना उनको तो जरूर टैकल करती है, पर पाकिस्तान के तो डीपर मसाइल ही बड़े फर्क हैं।
अगर आप उनको जाके खुद ठीक नहीं करेंगे तो IMF की ये कंडीशनैलिटीज बन जाएंगी आने वाले दिनों में। व्हाट यू विल सी जब आपको MEFP आएगा, विच इज द डॉक्यूमेंट विच विल कम थ्रू, जो पाकिस्तान खुद दस्तखत करता है, पाकिस्तान अथॉरिटीज दस्तखत करती हैं, वो ये जो सब चीज़ें मैंने आपको सामने रखी हैं, इनकी टाइमलाइंस, इनकी एडजस्टमेंट्स जो है वो देना शुरू कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हम चलिए चंद शोबों की बात कर लेते हैं। PIA की निजकारी के लिए एक दोबारा कोशिश होगी, होपफुली को कामयाब हो जाए। हम बड़े अहम शोबों में से एक एनर्जी सेक्टर की बात कर लें, अगर आपको लगता है कि कुछ मेजर रिफॉर्म्स की गई हैं, मतलब हमारे यहाँ इतनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कि दुनिया रिपोर्ट कर रही है हम पे, शुरू में बिजली नहीं होती थी, फिर जब बिजली आई तो महंगे बिजली घर और पता नहीं क्या क्या, दिस हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ। हमारा जो एनर्जी बिजली का जो सारा सेक्टर है, क्या और बहुत कुछ इसमें करने की कोशिश भी की जा रही है, क्या हम सही डायरेक्शन में चल पड़े हैं इस शोबे को ठीक करने के लिए, या फिर हम 5 साल बाद 5 साल पिछली पॉलिसी को याद करके कोस रहे होंगे? तो आपने ये इतनी इम्पोर्टेंट बात सामने रखी है। आप मुझे बता देना कि आज हम ये कह रहे हैं ना कि ग्रिड डिस्टेबलाइज हो रही है बिकॉज इतना सोलर लग गया है, दैट इज द न्यू स्टोरी दैट इज इमर्जिंग। जिस तरह हम कह रहे थे कि IPPs को 17% रिटर्न देना इतना हैवी कर देगा हमारे बर्डन को कि हम वो पे फॉरन भी नहीं कर सकेंगे लोन्स को, क्योंकि हम डॉलर्स में बिजली खरीद कर रुपए में बिजली बेच रहे हैं और डॉलर में वो पे कर रहे हैं। सो अगर आप इस वक्त पॉलिसी साजी को देखें तो आप ये कह सकते हैं कि सोलर का जो इजरा हुआ है उसने जो ग्रिड है उसको डिस्टेबलाइज कर दिया। और मैं पैटर्न जब जाके देखता हूँ, जब ग्रिड से ड्रॉप होता है सुबह से लेके शाम तक, तो इट्स अ मैसिव ड्रॉप। यही इम्पोर्टेंट बात है। आज वो वक्त है कि आप अपनी पॉलिसी साजी के जो सुखम है, जिसका मतलब है गवर्नेंस के इशू, एनर्जी गवर्नेंस को ठीक करें। नंबर 2, अगर आपके रेगुलेटरी इशू आज तक ये बात कर रहे हैं कि प्राइसिंग चेंजेस करने हैं, तो उससे निकलकर आपको मार्केट मेकिंग, कंपेटिटिव मार्केट बनाना, प्राइवेटाइजेशन करना, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन को बेहतर करना, ये सारी जो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स है, आई स्टिल थिंक कि पाकिस्तान फाइंड्स इट हार्ड टू डू। और जो सारा एम्फेसिस चला जाता है वो इस चीज़ पे कि कॉस्ट रिकवरी हो, दैट इज़ द IMF स्टोरी ऑल्सो, कि आप जाएं जो भी कॉस्ट है वो रियलिस्टिक है कि नहीं, उसको रिकवर करें, नहीं कर सकते तो फिस्कलाइज करें। उसका क्या मतलब है कि बजट पे आपकी और मेरी टैक्स के इनकम से उसके पैसे पे करें। आई थिंक बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि हम अपने फंडामेंटल, जैसे आपने बिजली में रखे, डीरेगुलेशन में रखे, प्राइवेटाइजेशन में रखे, कंपेटिटिव मार्केट्स पे रखे, हमारा NFC करना, एक्सपेंडिचर्स को कम करना, और ये जो प्रोग्राम है इसको ओनरशिप लें, रीडिज़ाइन करें, रीथिंक करें। पाकिस्तान के पास विंडो सिर्फ अब 2 साल की रह गई है। प्रोग्राम विल कम टू एन एंड 2 years ऑन फ्रॉम नाउ। उस वक्त $30 अरब की पेमेंट ड्यू हो जाएगी जो उस साल करनी है। दैट इज द फिगर। सो इन अ सेंस वी शुड नॉट, आफ्टर दैट वी शुड नॉट बी लुकिंग फॉर अनदर लोन। हमें उससे निकल जाना चाहिए। यही शायद आप ऑब्वियसली पॉइंट आउट कर रहे हैं। बहुत ही लेमैन्स टर्म्स में डॉक्टर खाकान ये बता दें कि अगर हमें हर बार IMF की शराइत पूरी हम कर देते हैं, किस्त मिल जाती है, आम जनरल पब्लिक के लिए थिंग्स मस्ट बी गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, कि जो डिमांड्स उनकी तरफ से होती हैं हमारी तरफ से पूरी भी होती हैं। वुड इट बी राइट टू थिंक लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाई IMF अपनी ऑब्वियसली अगली किस्त भी दे देती है? एक तो आई थिंक मैं कंट्री अथॉरिटीज़ को हमेशा कहता हूँ कि IMF पे ये डाल देना कि ये उनकी वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज तो आपने करना था ना हुमा, आपने 78 साल में क्यों नहीं किया? और अगर IMF ने आके आपसे वो काम करवाया तो डू यू ब्लेम द IMF और डू यू से कि यार ठीक ही करवा दिया, 20% इकोनॉमी का है, टैक्स तो देना चाहिए आपको। सो डोंट पुट द ब्लेम, डिजाइन अ प्रोग्राम। हुमा, हियर्स वन लाइनर व्हिच विल मेक यू, दिस इज नॉट एन IMF प्रोग्राम। ये इस्तिलाह ही गलत है। दिस इज अ पाकिस्तान प्रोग्राम supported by an extended fund facility of the IMF. अच्छा, अब ब्रीफली ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, मजीद हम टैक्सेस, मजीद अपनी इनकम कहाँ से जनरेट करें? आम आदमी की कमर तो पहले ही टूटी हुई है। मतलब आम आदमी ले लें, गरीब आदमी ले लें, मुतवस्सित तबके का ले लें, अपर मिडिल क्लास ले लें, अमीर आदमी ले लें, जितना वो आज टैक्स दे रहा है इससे पहले उसने कभी टैक्स नहीं दिया। कौन से सेक्टर हैं जो अभी तक अनटैप्ड हैं? सो बिलीव इन योरसेल्फ कि आपने आज भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्लड्स की वजह से उसको लेजिस्लेट तो किया पर इजरा नहीं किया। यार टेल मी, व्हाई डू यू वांट टू गो दिस वे? आई मीन, व्हाई डोंट यू वांट टू हैव कि 55,000 वाला आपके
घर काम करने वाला तो टैक्स देगा, पर जो हमारे वो तबकात हैं जिनको आपने बाहर रखा है, इसी तरह जो हमारी इस वक्त सेल्स टैक्स का निज़ाम है उसमें एक बहुत चोरी होती है। इसी तरह जो हमारे टॉप 1 to 5% लोग हैं, नाउ हियर्स द इम्पोर्टेंट मॉडल्ड फिगर, 1 to 5% जो टॉप कमाने वाले हैं हर एरिया में, वो उनका टैक्स गैप इतना बड़ा है कि व्हाट दे शुड बी पेइंग एंड व्हाट दे आर पेइंग। फिर हमारा रिटेल और होलसेल का निजाम जो बहुत से लोगों को टैक्स Got it. A very interesting discussion, but that is all the time we have. Thank you so much, Dr. Najib, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना हमारे साथ थे। Quick break and we'll be right back. भाई हमारी अपनी लीग पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे। इसकी तशहीर और नई सरमायाकारी को दावत देने के लिए लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स में रोड शो का अहतमाम हुआ है। इवेंट में बाबर आजम, दीगर क्रिकेटर्स शरीक हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की भी रोड शो में शिरकत, और मोहसिन नकवी ने PSL से मुताल्लिक लोगों को, शुरका को तफसीलात बताई हैं, शेयर किया है। लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट जाहिर किया है। सो लेट्स सी व्हाट न्यूज़ दिस ब्रिंग्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं तो देख रही हूँ इनकी वीडियो और मज़ा आ रहा है, मतलब व्हाई नॉट, जरूर करें। मौसम जरा बड़ा उदास अच्छा जी, होता है हब ऑटो क्रॉस रैली जो है उसके हवाले से भी आपको बताएं, शामिक सईद ने जीत ली है और उन्होंने 1.2 किलोमीटर का फासला जो है वो 47.54 सेकेंड में तय किया। मतलब इससे ज़्यादा मुझे बोलने में ज़्यादा देर लग गई है, आपको बोलने में ज़्यादा टाइम लगा है ना, और वो कर भी चुके थे। तो ये भी आपको बता दें कि शामिक सईद ने तेज़ तरीन ड्राइवर का अवार्ड भी जीता नेचुरली, और नए ड्राइवर्स की कैटेगरी में दानियाल अहमद जो हैं वो फाते रहे हैं। हाँ, और इस कैटेगरी में वाहिद खातून ड्राइवर जो थी हुसैन, उनका 7वां नंबर आया। सो लाइबा को भी बहुत मुबारक हो। मुबारक हो टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, काफ़ी अरसे से हम ये भी रिपोर्ट करते रहते हैं। अब अगर आप विजुअल्स देखें अब्दुल्ला, लुक एट इट, ज़रा ज़्यादा यू नो ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है एंड इट्स बिकम मोर फॉर्मल नाउ। चलिए जी, ठीक है। खबर अच्छा ये दिखाना है, अभी नहीं आके दिखाते हैं मेरा ख्याल है। ये अच्छे विजुअल्स हैं, सो वी विल वेट। और अभी हम ले रहे हैं हेडलाइन ब्रेक है एंड वील बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, वेलकम बैक। और एक अहम तरीन मौजू, पाकिस्तान को तो शिकायतें थी ही। हम अपने ज़रा अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं जो ठीक नहीं हैं, ज़ाहिर है उसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी है, उस पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान अपना मुकदमा दुनिया के सामने रख रहा है, रखता रहा है, मगर यूरोप, अमरीका और अब ऑस्ट्रेलिया भी अफगान शहरियों से सख्त शिकायत लेकर सामने आ रहे हैं। और दुनिया जो है ना, बिल्कुल अब तालिबान रजीम की पॉलिसीज़ के खिलाफ रद्द अमल देने लगी है। मतलब दे रही थी, लेकिन अब ज़रा उनको ज़्यादा इदराक होना स्टार्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अफगान तालिबान हुकूमत के 4 अहम तरीन ओहदेदारों पर माली और सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, जिनमें वज़ीरों के साथ तालिबान रजीम के चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हकानी भी शामिल हैं। अंदाज़ा करें, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इन ओहदेदारों पर ख़वातीन की तालीम, मुलाजमत, आज़ादाना नक्लो हरकत और अवामी ज़िंदगी में हिस्सा लेने की रसाई को महदूद करने का इल्ज़ाम है। कब से है, मतलब वाई डिड द वर्ल्ड थिंक दैट दैट वाज गोइंग टू चेंज एनी टाइम सून? तो अब उनको नजर आ रहा है कि यहाँ कुछ चेंज भी नहीं हो रहा। अमेरिका में अफगान शहरी के हाथों नेशनल गार्ड के हालिया कत्ल के बाद अमेरिका ने अफगान शहरियों की हर तरह की इमिग्रेशन और दरखास्तों पर कार्रवाई रोकती है, मुअत्तल करती है। सीनियर मुशीर अमरीकी महकमा जंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि अफगानों की मुमकिना मुल्क बदरी पर भी वाइट हाउस में बहस चल रही है। और साथ ही जर्मनी ने जिन 2000 के करीब अफगान शहरियों को पनाह देने की मंजूरी दी थी, अब उससे भी हाथ उठा लिया है। सो ये देखिए कि किसी भी एक इंसान का फेल किस तरह तमाम लोगों को मुसीबत और क्या उसका एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि पूरी दुनिया अब नज़रसानी कर रही है इस बात पे। जर्मनी ने गुज़िश्ता साल, आपकी जर्मनी वाली बात बता दें, कि मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 80 से ज़्यादा अफगान शहरियों को मुल्क बदर भी कर दिया था। अफगान तालिबान रजीम को 4 साल का अरसा गुजरने के बावजूद दुनिया उन्हें कानूनी हुकूमत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और हद तो ये है कि अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी से हमसाये ममालिक ताजिकिस्तान, चीन, पाकिस्तान कोई भी महफूज नहीं है। अफगानिस्तान से होने वाले हालिया ड्रोन हमलों में ताजिकिस्तान में काम करने वाले कम अज़ कम 7 चीनी बाशिंदे हलाक हो चुके हैं। तो लिहाजा सिर्फ हमारी तरफ ही नहीं हो रहा,
वो हर अपने बॉर्डर पे लगे हुए हैं। क्योंकि ज़ाहिर हालात उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान के साथ उनका रवैया कुछ और है, ताजिक हुकूमत को वो किसी और तरीके से जवाब दे रहे हैं और पाकिस्तान अपना एक केस पहली बता दुनिया के सामने नहीं रख रहा। हम तो पहले भी कहते रहे हैं कि किस तरह हिंदुस्तान की मदद से और उनकी सपोर्ट और उनकी मावनत से अफगानिस्तान में लोग जो बैठे हैं मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें वो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, कोशिश क्या कर रही हैं, इंस्टेबिलिटी पैदा कर रही हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में। बिल्कुल। तो अब आप इर्द गिर्द भी देख लें, ताजिकिस्तान और चाइना ने इन हमलों पर सख्त तशवीश का इजहार भी किया है और लगता ये है कि तालिबान रजीम अपनी पॉलिसीज़ की वजह से खुद अपनी दुश्मन बनी हुई है और ये खुद अफगान बाशिंदों के मुस्तकबिल के लिए भी खतरा बनती जा रही है। लेकिन सवाल फिर दोबारा से ये है कि जब वो अपने ये एक्शन लेते हैं उनको कोई ख्याल भी होता है कि उनके अपने सिटीजन्स पे, उनके अपने लोगों पे क्या गुजरेगी जो रहते हैं अफगानिस्तान पे और जो अफगानिस्तान से बाहर सक्सेसफुली सेटल हो गए हैं। तो ये असरात सारे उन पे भी एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। मतलब कब तक यही करना है और कब तक यही जंगो जदल में पड़े रहना है और इसी से सब कुछ अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, इसी से पैसा भी कमाना है, क्योंकि ये एक बिजनेस भी है लोगों के लिए, आपको पता है। सो या फॉर लेट्स टॉक अबाउट दिस। अरशद अजीज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं जंग पेशावर के, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पाकिस्तान को तो शिकायतें थी ही, अब अफ़गानिस्तान के तालिबान रजीम से अफ़गान शहरियों से दुनिया को भी रिजर्वेशंस सामने आना शुरू हो गई हैं, दुनिया की रिजर्वेशंस शिकायतें पैदा हो रही हैं। यूरोप और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी तालिबान रजीम पर पाबंदियां लगा दी हैं। तो क्या इदराक होगा किसी किस्म का तालिबान रजीम में, क्योंकि अब वाकई जिसे कहते हैं ना ज़मीन तंग होती जा रही है। जी बिल्कुल, तालिबान रजीम के लिए बिल्कुल ज़मीन तंग होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो सलामती कौंसिल ने अक़वाम मुत्तहिदा ने 140 के करीब जो तालिबान रहनुमा हैं उन पर पहले ही पाबंदियां लगाई हुई हैं और वो पाबंदियां अपनी जगह बरकरार हैं कि अब दीगर ममालिक भी जो है ना बराह रास्त पाबंदियां लगाना शुरू कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल हमारे सामने है कि जो 3 वज़रा हैं, वज़ीर तिजारत हैं, वज़ीर इंसाफ हैं और फिर वज़ीर अमर बिल मारूफ हैं, साथ साथ उनके चीफ जस्टिस जो हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि वो सफ़र ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान के लिए एक सोचने का मुकाम है और अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया वाहिद मुल्क है जो ख़वातीन के हवाले से और वहाँ पे जो दीगर इंसानी हमदर्दी के लिए जो काम है वो करता है। और जब से ख़वातीन की तालीम पर और उनकी सेहत के हवाले से, उनकी तिजारत के हवाले से पाबंदियाँ लगी हैं, ऑस्ट्रेलिया का शदीद रद्द-ए-अमल आया है। इसी वजह से अगर आप देखें तो एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 14 लाख अफगान बच्चियां जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो मुतासर हो रही हैं। यानी अगर वो हम देखें तो तालीमी इदारों में ये 14 लाख बच्चियां इस वक्त तालीम से महरूम हो गई हैं क्योंकि ये इनको स्कूल कॉलेज जाने में पाबंदी का सामना है। तो इस पर जाहिर है कि दीगर ममालिक भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। अच्छा जी, ये भी बताएं, और ऑब्वियसली आपने बड़ी डिटेल दी है, लेकिन जहाँ ये इम्कान था कि वक्त गुजरने के साथ तालिबान रजीम को शायद दुनिया तस्लीम कर लेगी, मतलब वैसे ही सोचा तो ये जा रहा था कि उनके साथ काम करने की कोशिश भी दुनिया करेगी, यहाँ तो सब उल्टा पड़ा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान उनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश तो कर रहा है और सिर्फ लगता है कि पाकिस्तान ही कर रहा है, उस साइड से कोई रेसिप्रोकल कोई बात नहीं हो रही। तो एक बेयकीनी सा माहौल जो है वो नज़र आ रहा है, एक मुस्तकबिल जो है वो इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उम्मीद रखी जा सकती है कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। जी, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। हमने देखा कि इसमें अगर कतर को देख लें, उसने बड़ा कोशिश की, तुर्किया ने काफ़ी इसमें फ़ाल किरदार अदा किया, ईरान ने भी उसमें पेशकश की। अभी जो आखिरी हमने देखा तो सऊदी अरब ने एक कोशिश की है जो 1 दिसंबर को वहाँ पे मुज़ाकरात हुए हैं। अभी तक जो मुज़ाकरात हुए हैं वो नाकामी से 2-4 हैं और तकरीबन तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, वो अफ़गानिस्तान से नाराज़ हो गए हैं। यकीनन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी भी है, नफ़रत भी है, एक दूसरे पर एतमाद भी नहीं किया जा रहा और इसकी वजह यही है
कि पाकिस्तान बारहा ये कह रहा है कि तहरीक तालिबान के जो लोग पाकिस्तान आते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, उनको रोका जाए। अब तो अफगानों की बड़ी तादाद जो है वो भी उसमें शामिल हो गई है। बहरहाल पाकिस्तान फिर भी ये बात करता है कि तकरीबन हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, हमारे दरमियान तिजारत हो, लेकिन मामला ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो कशीदगी को हवा दे रहा है। चमन सरहद पर आप देख लें कि वहाँ पे बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, तो मजबूरन पाकिस्तान को फिर रिटेलिएट करना पड़ता है। जब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो फिर बड़ा नुकसान होता है। यकीनन जो हमारी फोर्सेस हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है अफ़गानिस्तान से, लेकिन फिर अफ़गानिस्तान जो है वो वही काम करता है जो वो माजी में करता आया है। यानी हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह माजी में दहशतगर्दी की, उसी तरह फिर वो तहरीक तालिबान को सपोर्ट करते हैं, फिर वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। तो ये एक उनके पास हथियार मौजूद है कि वो तहरीक तालिबान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी करते हैं। अच्छा मलिक साहब, अब बैरूनी प्रेशर तो सबके सामने है ही, लेकिन ये खबरें भी गर्म हैं कि अबूरी हुकूमत वालों के अपने अंदर भी काफ़ी ग्रुपिंग्स हैं और हालात वहाँ ठीक नहीं है इंटरनली। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि तालिबान रजीम की काबुल पर गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही है या पड़ सकती है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, अफगान हुकूमत के जो अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके दरमियान इख्तलाफात थे, और अब ये इख्तलाफात जो हैं ये कशीदगी में बदल गए हैं, यानी इख्तलाफात शदीद तर हो गए हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह का जो एक ग्रुप है और दूसरी तरफ सराजुद्दीन हक्कानी जो हैं उनका ग्रुप है, तो ये दोनों ग्रुप जो हैं, हक्कानी ग्रुप और मुल्ला हैबतुल्लाह जिसको कंधारी ग्रुप भी कहते हैं, इनके दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो इस वक्त कंधार में हैं और वो वहाँ से वहीं पे मुकीम है और वो कहीं भी ट्रैवल नहीं करते। इस सूरत हाल में कशीदगी चूँकि ज़्यादा है कि वहाँ पे जो वज़ीर दिफा हैं मुल्ला याकूब, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके पे सिराज हक्कानी और मुल्ला हैबतुल्लाह के दरमियान कोई मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को तय किया जाए। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये ग्रुप्स जो हैं इनके दरमियान नाराज़गियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं और कशीदगी इस हद तक है कि ये लोग एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं करते, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। तो अगर सूरत हाल इस तरह कशीदा है तो मेरे ख़्याल में कि फिर आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान हुकूमत जो है उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक तो इंटरनली इतना ये कशीदगी चल रही है, दूसरा पाकिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब हैं। इन ग्रुपों के अंदर ये इख्तलाफ भी है कि एक ग्रुप चाहता है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए जाएं और जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जबकि जो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं वो समझते हैं कि जो तहरीक तालिबान के लोग हैं ये इन्होंने बैत कर रखी है उनके हाथ पर, लिहाजा उनको पनाह दी गई है और वो उनके मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और ये भी इंटरेस्टिंग लगा है सुन के कि एक ग्रुप ऐसा भी है जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, विच वुड बी ग्रेट। मतलब हम तो चाहते हैं पूरा खित्ता जो है वो पीसफुली रहे। अरशद अजीज़ मलिक साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने बाज़ाब्ता बलूचिस्तान के लिए खुश साली यानी ड्राउट की एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है, जो एक लिहाज से काफ़ी परेशान कुन है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों में खुश साली का ख़तरा मौजूद है। और इन इलाकों में कौन कौन जी इंक्लूडेड है? कोयटा है, चागी, गवादर, खरान, वस्तूंग, नौशकी, पशीन, पूरा ही मतलब हर जगह ही आप देखें शामिल हैं। बारिश में नुमाया कमी आई है और बढ़ते खुश्क दिनों के बायस खुश्क साली की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। ऐसे हालात से बचने के लिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को पेशगी इक़दामात ऑलरेडी करने चाहिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर के आखिर में बारिश का ऑल्दो एक नया सिस्टम कुछ हिस्सों को बारिश देगा, लेकिन खुश्क साली की शिद्दत में उससे कमी भी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर मेट बलूचिस्तान है। मोहम्मद अफजल साहब, ये अनयूजुअल फिनोमेना लग रहा है या फिर हर साल इस टाइम पे कुछ ऐसे खतरात होते हैं कि शायद खुश साली का एक समा जो है वो बन जाता है?
जी बहुत शुक्रिया। इस तरह है कि हमारे महकमे ने जो एडवाइजरी जारी की है उसकी हाइलाइट्स आपने बताई। तो हर साल ऐसा नहीं होता, जैसे आपने 2017-2022 में देखा कि दोनों सालों में 2017 में बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में, जिसमें कोयटा भी शामिल था, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, और उसके अलावा 2022 में मानसून ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो सैलाब की सूरत हाल पैदा कर दी, इंक्लूडिंग कोयटा। तो हर साल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस जो है वो हो रही है। जिस तरह अभी आपने देखा कि वो दिसंबर के आखिर में डेवलप हो गया। इसी तरह जो अनयूजुअल में इस दफ़ा जो इवेंट्स हुए हैं उसमें जो कंधार से मिट्टी के तूफान की शक्ल में जैसे ही यहाँ पे इन्वेजन हुई, तो यहाँ की जो थी क्लाइमेटोलॉजी उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ा। हमने देखा कि मगरबी हवाओं का सिलसिला भी कोई किसी भी तरह से पिछले 3 महीनों में तो असर नहीं किया। और अगर हम मगरबी बलूचिस्तान की बात करें, जिसमें हमारे जो अज़ला हैं, चागी है, गवादर, केच, खारान, मस्तूम, नशकी, पशीन, गवादर, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, इवन लोरालाई भी शामिल है, जोब भी, कोयटा और वाशुक। तो ख़ास तौर पे राक्षान डिवीज़न और मकरान डिवीज़न कोस्टल बेल्ट के उसमें शामिल कर लेते हैं। राइट। तो ये सारे का सारा इलाका जो है, यहाँ पे बारिशों की शिद्दत कम की बजाय बिल्कुल बारिशें नहीं हुई, और तकरीबन बाज़ इलाकों में अच्छा अफजल साहब, अभी बारिशें नहीं हुई इन इलाकों में, आप कह रहे हैं आने वाले महीनों में अभी राब्ता मुनक़ता हुआ है। अच्छा जी, आवाज़ एक्चुअली वो इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन यही बता रहे थे अफजल साहब के एक्चुअली पिछले कुछ हर साल ये इस किस्म की सिचुएशन नहीं बनती। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जब बारिशें हो रही हैं तो सैलाब आ रहे हैं, जब नहीं हो रही हैं तो खुश्क साली हो रही है। यही अब फिनोमेना चल रहा है। एंड यू नो हाउ वी should all the world needs to come together and try to deal with it, क्योंकि हमारी contribution क्या है दुनिया के टेम्परेचर राइज होने में, और दुनिया की क्या है और असरात हम पे सबसे ज़्यादा हैं। And can we add to this कि we are not the only ones who are suffering from the effects of climate change। मतलब दुनिया में चले बहुत शदीद कहीं आ रहे होंगे, बहुत कम असरात होंगे, लेकिन इवेंचुअली सारे ही वहाँ पहुँच जाएंगे। तो लिहाजा टैकल करने वाली बात जो अब्दुल्ला आप कर रहे हैं, इवन इफ दोज नेशंस, दोज कंट्रीज फील कि हमें उस तरह इफेक्ट नहीं हुआ, बी वार्न्ड, क्योंकि आपको शायद टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। जब तो लिहाजा सब कॉन्टिनेंट के टेम्परेचर राइज होने की बात करते हैं तो आप यूरोप की भी हालत देखिए कि गर्मी में क्या हालत होती है। मतलब आप बरतानिया की हालत देखिए कि अब वहाँ नई तामीरात में एयर कंडीशनिंग का सारा निजाम नस्ब किया जा रहा है, जो पहले तसव्वुर नहीं किया जाता था। हर साल जिस लेवल के सैलाब यूरोप और चाइना वगैरह में आते हैं, जो ठीक है पहले भी आते थे, लेकिन वो इंटेंसिटी जो है वो कई गुना बढ़ती चली जा रही है। ये क्लाइमेटिक ही असरात हैं जो आप सारे देख रहे हैं। तो हर मुल्क को, हर खित्ते को, रीजन को वो एक डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स वी आर एट यू नो मोस्ट डेविस्टेटिंग जिसको इफेक्ट हो रहा है, वी आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट एट द मोमेंट। तो लिहाजा स्पेक्ट्रम में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, और इसीलिए ऑब्वियसली हम बोल भी रहे हैं, लेकिन द वर्ल्ड नीड्स टू पे अटेंशन टू दिस। अच्छा जी, हम मोहम्मद अफजल साहब से बात कर रहे थे, लेकिन अभी नहीं हमारा राब्ता, इसलिए हम ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर बाद कोशिश करते हैं उनसे दोबारा कांटेक्ट करने की आफ्टर दिस ब्रेक। अच्छा जी, मार्शल आर्ट्स की फील्ड में अगर लगता है ना कि पाकिस्तान अपना नाम नहीं बना रहा था, हालांकि ऐसा लगना नहीं चाहिए, लेकिन हमने वहाँ भी किसी को नहीं छोड़ा और अपना नाम बनाने में हमारे लड़के लड़कियाँ सभी, लड़कों की तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन हमारी लड़कियाँ भी जब आगे जाएं तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो इन्हीं में जी एक नाम है जिसका इस मकाम तक वो पहुँची हैं, और हम सब के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। आज हमें ज्वाइन किया है अनीता करीम ने, और इन्होंने क्या जीता है जी, द आर्म कलेक्टर
इनको कहा जाता है? इनको कहा जाता है और इन्होंने दुनिया में हर जगह फ़ाइट की और देखने वालों को मुतासिर किया, लेकिन बस क्या कहें कि बदकिस्मती है कि होम क्राउड के सामने कभी रिंग में हमें नज़र नहीं आई। ये सब बदलने वाला है और ये बदलेगा 10 जनवरी को, जब अनीता अपनी ईरानी हरीफ से 2-2 हाथ करेंगी पाकिस्तानी फैंस के सामने। Now we need to know more about that. होगा ये मुकाबला? अनीता हमारे साथ हैं। अनीता वेलकम, क्या हाल है? वी आर रियली गनिंग फॉर यू। पहले बाकी सारी चीजें छोड़ दें, ये तो आम कलेक्टर आपको ये लेबल कैसे मिला? लकब। अस्सलाम वालेकुम। ये आम कलेक्टर मुझे मैंने यहाँ पाकिस्तान में BJJ के कंपटीशन लड़े थे, तो वहाँ पे 2 लड़कियों के हाथ तोड़े थे, तो वहाँ से फिर मुझे आम कलेक्टर कहते हैं। Oh my God. वहाँ से मतलब ये तो सुन के भी अगला टेरराइज हो जाए और दिल तो चाह रहा है कि आपको इस बात पे भी मुबारकबाद, लेकिन पता नहीं जिनके टूटे थे उनको कैसा महसूस होगा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो आपका मुकाबला है 10 को जो होने वाला है, ये कौन से शहर में होगा, क्या वेन्यू है, कैसे मुमकिन हुआ ये? ये 10 जनवरी को इस्लामाबाद लियाकत जिम्नेजियम में होगा और ये होगा इन्फिनिट के नाम पे इन्फिनिट चैंपियनशिप हो रहा है, तो उसमें फिर मैं फाइट कर रही हूँ और पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैं फाइट कर रही हूँ। वैसे ये क्यों, ये हमें जानना है आपसे कि पाकिस्तान में पहली दफा आप फाइट क्यों कर रही हैं? मतलब पाकिस्तानी हैं, आपने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। से कर ही रही हैं, नेचुरली आपने अपना नाम बनाया, कोई 1-2 फाइट्स में तो नहीं किया, यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल। आपको भी ये सवाल आपका उठता है कि मतलब मैं पूरी दुनिया फिर के फाइट्स करती हूँ और पाकिस्तान में नहीं? पाकिस्तान में होते ही नहीं इवेंट्स? क्योंकि पाकिस्तान में स्टिल मैं फर्स्ट एंड ओनली हूँ इंटरनेशनल लेवल पर, और ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया कि मुझे पाकिस्तान में मतलब फाइट करने का मौका भी नहीं मिला, और यहाँ पर एमेच्योर फाइट्स भी नहीं हुए थे मेरे, क्योंकि मुझसे पहले फीमेल फाइटर्स नहीं थी जिनके साथ मैं मुकाबला कर सकूं MMA के, तो इसलिए फिर मुझे इंटरनेशनली फाइट करने पड़े। और अब इन्फिनिट चैंपियनशिप पाकिस्तान में आ गया है और मुझे मौका दे रहा है कि इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट्स हैं उनको पाकिस्तान ला के और मैं अपने मतलब होम उसमें आपसे पहले आपको नहीं मौका मिला, आपके बाद कोई तब्दीली आई? आपके बाद कोई नई लड़कियां आ रही हैं आपको देख के, आपसे इंस्पायर होके, आप जैसी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में हर जिम में फीमेल्स फाइटर हैं और हर इवेंट में उनका मतलब फाइट्स हो रहे हैं, हर इवेंट में फीमेल्स लड़ रही हैं। लवली, ज़बरदस्त। अनीता, वैसे आप अपनी अगर ब्रीफली बताएं, हाउ डिड यू गेट इनटू इट? मतलब आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? बिकॉज ये वो वाला स्पोर्ट नहीं है जिसमें पेरेंट्स भी बच्चों को कहें हाँ ये ज़रूर करो, मतलब दिस इज टोटली समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो आप कैसे आई? स्टार्टिंग में ना अपने भाइयों के साथ ही किया है, क्योंकि जो मेरे हेड कोचेस हैं वो मेरे अपने भाई ही हैं, तो भाइयों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह घर का सपोर्ट ज़्यादा था, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक ऐसा फील्ड है टोटली डिफरेंट था मेरे लिए भी जब मैंने स्टार्ट किया था। सबसे शुरू में यही लगता था सबको कि ये क्या ही करेगी फाइट्स करके, क्या मतलब अचीव करेगी, ये किस लड़कों का खेल है, लड़कियों का नहीं है। और जब ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सेल्फ डिफेंस और एक कॉन्फिडेंस एक खवातीन को मिलता है, और वहाँ से फिर हम सब ने मतलब सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान के हर खवातीन को ये पैगाम पहुँचाए कि MMA सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कितनी अच्छी हमें बात सुन के लगी है कि आपके भाई मतलब आपको कोच भी कर रहे हैं और कितने सपोर्टिव रहे हैं व्हेन यू स्टार्टेड एंड योर फैमिली एज वेल। अब ये बताएंगे जो जनवरी में फ़ाइट होनी है, जो कि नेचुरली होम ग्राउंड पे होगी आपकी फ़ाइट, तो सपोर्ट तो मैसिव होगी आपके लिए। आपकी जो हरीफ हैं उनके साथ पहले आपकी कोई फ़ाइट हुई है, आप जानती हैं उन्हें, स्टडी किया हुआ है आपने? किस दर्जे की एथलीट हैं वो? हाँ, फाइटर हैं। जो भी हमारे ओपोनेंट्स होते हैं, फाइट होती है उनके साथ मतलब पहली दफ़ा ही होती है, न्यू ओपोनेंट्स होते हैं, बट उनका ये होता है कि कोई वीडियोस हो गए या उन्होंने किसी और के साथ फाइट किया हो तो उसको हम देख के उसके जो फाइट गेम है उसको स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से फिर अपना गेम प्लान बनाते हैं। तो इसी के ऊपर अभी फाइट मतलब कैंप मेरा चल रहा है। और कितनी मेहनत होती है वैसे? हाँ, तैयारी क्या है? मतलब अब जब फाइट है आपकी सर पे ही है, सो उसके लिए क्या आपका रूटीन है?
बस ये है कि डेली के 3 सेशंस होते हैं और कोचेस के साथ, तो वो डेली के 3 या 4 सेशंस लेने पड़ते हैं, हमें क्लासेस करना पड़ता है सुबह से नाइट तक। हमारे लाइक डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्लासेस होते हैं। अच्छा, आपके भाई आपको कोच करते हैं, लेकिन साथ ही हमने देखा हमारे बहुत सारे मेल फाइटर्स हैं, थाईलैंड भी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, कुछ इंटरनेशनल कोचेस की खिदमात भी हासिल करते हैं। सो आपने भी किसी इंटरनेशनल कोच से ट्रेनिंग ली है, या आपका इरादा है, या आप किसी दूसरे मुल्क में ट्रेन करती रही हैं? मैं तकरीबन 5 साल थाईलैंड में रही हूँ। वहाँ पर फेडेक्स के नाम पे मतलब एक जिम है जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो वहाँ पर भी मेरी मतलब वहाँ पर टॉप एथलीट्स है, लाइक चैंपियंस है, जिनके साथ मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। और बहुत सारे फाइटर्स थाईलैंड में ट्रेनिंग लेते हैं जी। अच्छा, आपको ये एमएमए फाइट्स भी उस टाइप की होती हैं जिसमें आपको मतलब मेहनत तो माशाल्लाह बहुत ही आप करती हैं, लेकिन वेट रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कोई वेट लेवल्स भी होते हैं कि कौन सी वाली फाइट है, या फिर ये बिल्कुल मुख्तलिफ होती है उससे? नहीं, ये इसमें वेट कैटेगरी होती है और उसके हिसाब से फिर फाइट्स होते हैं। और मेरा जो कैटेगरी है वो स्ट्रो वेट है, 52 पे मैं फिर लड़ती हूँ। तो उसमें ये होता है कि अगर हमारा वेट ऊपर होता है तो हमारा एक वो स्केड्यूल बना होता है, पूरा प्लान बना होता है कि हमने किस तरह से वेट कट करना होता है। तो अभी जो है मेरा डाइट पे ही हूँ और वेट कट भी चल रहा है साथ साथ। तो आपका भी कुछ ऐसा ही डाइट प्लान है जिसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मना हो जाती हैं? मतलब हम बाकी फाइटर्स वगैरह से बात की है हमने इन द पास्ट, तो कितने महीनों तक किसी ने बिरयानी नहीं खाई हुई थी हमारे, जो मतलब ये हमारे, और जब वो फाइट जीतते हैं तो वो कहते हैं सबसे पहला काम ये करेंगे कि बिरयानी खाएंगे और साथ में फिर गुलाब जामुन। तो आपको भी अपने आप को कोई खाने पीने बैन करने पड़ते हैं? जी एग्जैक्टली यही होता है, क्योंकि जब ऑलमोस्ट हफ्ते 2 हफ्ते रहते पूरा क्लीन होता है, लाइक सब चीज़ें साफ बॉइल चीज़ें खानी पड़ती है। और आपका फ़ोन में जो रील्स होते हैं वो सारे खाने के होते हैं, उसको हम सेव करते जाते हैं कि हम फाइट के बाद ये खाएंगे। तो जब जीतते हैं तो फिर बंदा सारी चीज़ें भूल जाता है। Of course, and then you deserve it too. खाना आसान होता है, उसको बर्न करना बहुत मुश्किल होता है। We do understand that. We do understand. It's a lot of work. अनीता, thank you, और इंशाल्लाह हम 11 को आपसे मिलते हैं दोबारा, ठीक है? और फिर हम आपकी जीत जो है ना वो सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत सैक्रिफाइस है, ये कोई काम वैसे तो जिंदगी में आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपने कुछ अचीव करना है तो यू विल हैव टू ऑब्वियसली सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स। खाना सैक्रिफाइस करना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और एक और इशू जो चल रहा है वो पंजाब में, आपको पता है हमारे यहाँ तो भारी जुर्माने आयद हो ही रहे हैं, लेकिन पंजाब में हाँ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पंजाब में भी भारी भरकम जुर्माने अब आयद होना शुरू हो गए हैं, जिसके खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं। भाई अभी जो ट्रैफिक कवानीन है आपको उसकी पासदारी करना बुरा लग रहा है, अब तो सुना था बल्कि वज़ीर इत्तलात पंजाब की उनकी वीडियो देखी थी मैंने, एक लिटरिंग के ऊपर कूड़ा करकट जो है वो इस तरह फैलाने पे और जगह जगह डालने पे भी जुर्माने शुरू होने वाले हैं। यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट होने चाहिए, मतलब कह के साल डेकेड्स गुजर के मुहिम चलती हैं, जब कोई नहीं मान रहा तो ये होना पड़ेगा, यू आस्क फॉर इट। तो लाहौर और रावलपिंडी की अगर हम बात कर लें तो ट्रांसपोर्टर जो है ना वो भी हड़ताल कर रहे हैं। शहर के अंदर इंटरसिटी और दीगर सूबों को आने जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद, और कुछ बस अड्डे जो हैं वो जुज़वी तौर पर खुले हैं। लोगों को परेशानी का सामना डेफिनेटली है। गुड्स ट्रांसपोर्ट भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल में शामिल हैं, और रावलपिंडी में स्कूल कॉलेज पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुअत्तल है। स्टूडेंट्स और ख़ासतौर पर उनके वालिदैन को मुश्किलात ऑब्वियसली होंगी और हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा है। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो आज होगा। सो दे आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट। आई वंडर कि मतलब क्या डिमांड करेंगे। बात नहीं मानेंगे तब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। देखिए मेरा ख्याल है हुकूमत को किसी भी अच्छी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में किसी से भी ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, और होपफुली नहीं होगी। हाँ, कोई जायज़ बात है तो वो ज़रूर सुनी जाए, मानी जाए, अगर हम अंडरएज ड्राइवर्स की बात कर लें, स्पीड लिमिट्स की बात कर लें, मोटरसाइकिल पे हो तो हेलमेट की बात कर लें, मतलब इसमें क्या चीज़ है जो अच्छी नहीं लग रही? मतलब क्या चीज़ है जो आपको लगे कि नो दिस इज़ अनफेयर? तो ये तो सोचनी पड़ेगी बात। अच्छा, एक और चीज़ जो हम वो विजुअल्स दिखाना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल जाएंगे और विजुअल दिखाएंगे आपको मदीना मुनव्वरा और मुलक्का इलाकों के, जहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, गुंबद खिजरा पर
पानी बरसाते बादलों का मंजर, Look at that, how stunning. I mean, look परवर at the- मनाजिर जिसे कहा जाता है ना, वो और थे कि- बारिश भी कोई बूंदाबांदी टाइप ड्रिजल की हम बात नहीं कर रहे, तेज बारिश जो यू कैन एक्चुअली सी इन दीज विजुअल्स एज वेल। जो खुशनसीब लोग मौजूद थे, जो दरबार में मौजूद थे और हाज़िरी के लिए थे, ज़ायरीन थे, नमाजी थे, वो सजदा शुक्र कर रहे थे अल्लाह ताला के हुजूर, और बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे थे, साथ ही सर्दी भी बढ़ गई है। हाँ, सो लोग बिल्कुल कुनाफा भी खा रहे हैं और मंदी भी चल रही है। आपको कुनाफा कहने की क्या क्योंकि जरूरत थी? अभी हम अनीता से बात करके मुझे गम था कि कितना लोग सेक्रीफाइस करते हैं, और अब आपने कुनाफा डाल दिया बीच में। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द विजुअल्स, यस, लकी आर दोज, मतलब जाती है पूरी दुनिया जाती है, लेकिन आप वहाँ पहुँचे और साथ बारिश भी हो जाए तो वो रहमत बरसती है, तो आप पर्सनली उसको लेते हैं कि शायद हमारी खातिर ही हुआ है ये। है ना रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, सो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ब्यूटीफुल विजुअल्स हैं जी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, कुछ मेहमान जो आने वाले हैं उनका बता दें। आपको पता है, हम आपको जितनी भी खबरें इंपॉर्टेंट होती हैं सबके लिए तैयार कर देते हैं। इंडोनेशिया के सदर आप आ रहे हैं 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर, पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर भी बात करेंगे, वन भी मुलाकातें होंगी। ऑब्वियसली सदर मुमलिकत से भी होगी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी इनकी मुलाकात होगी। सो दैट इज़ द लेटेस्ट। और बातें क्या होंगी जी? ऑब्वियसली ट्रेड, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम, सकाफत, ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बात होगी, और यकीनन कोई, जैसे आप कहते हैं, मुआहदे भी साइन होंगे। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग सून। अच्छा, इसके अलावा चूंकि हम मैन होल्स में गिर जाना और उसके बाद हलाकतें होना, उसकी बात हम कराची के हवाले से तो करते रहते हैं, तो ये आपको बताएं कि खुले मैन होल सिर्फ कराची के बच्चों की जान नहीं ले रहे, बल्कि खुले गटर मुल्क के दीगर शहरों के बच्चों को भी जिंदा निकल रहे हैं। और अभी कराची के नन्हे इब्राहिम की हमने ऑब्वियसली पिछले हफ्ते बात करते रहे थे। अब कल लोधरा में एक मासूम जान जो है वो सरकारी अफसर की गफलत की भेंट चढ़ गई है, और 7 साल का बच्चा है ये, और मैन होल में गिर गया। फिर 3 बहनों का इकलौता भाई था, अपने वालिद के साथ लिटरली, ये भी वही कहानी है, नाश्ता लेने जा रहा था कि खुले मैन होल में जा गिरा। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे से ज़ायद तवील ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहर निकाला, जो अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया। सो यहाँ ये ज़रूर हुआ कि रेस्क्यू वाले पहुँच गए, टाइम पे पहुँचे, और 1 घंटे में बच्चे को बाहर निकाल लिया। लेकिन बॉटम लाइन तो यही है ना, वही खुला मैन होल, ढक्कन कोई नहीं, वही मौत का कुआं। अब वही हो रहा है कि ऐसे वाक़यात के बाद जो होता आया है, मुकदमे, मुअत्तलियाँ, इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं, ठेकेदार, सब इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। वज़ीर आला पंजाब ने सख्त नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। ज़िले इंतज़ामिया ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जो 24 घंटों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसी पे बात करते हैं, राजब अली मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा रजब, ये वाकया कब हुआ? हमें ऑब्वियसली इसकी डिटेल चाहते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, और ये इलाका जो है इनफैक्ट उसके बारे में बताएं हमें। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया हफ्ते की सुबह तकरीबन 9 बजे लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का के नवाही इलाके धनोट में पेश आया, जहाँ पर 7 साला रेहान जो अपने वालिद के साथ सईद चौक से नाश्ते के लिए चने और दही लेकर घर वापस आ रहा था, अपने वालिद के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक वो सड़क किनारे खुले मैन होल में जा गिरा। लोगों ने उसे गिरता देखकर शोर मचाया, उसका वालिद भी पलटा, और अहले इलाका ने खुले मैन होल में सीढ़ी लगाकर, जो तकरीबन 18 से 20 फुट गहरा था, उसमें सीढ़ी लगाई। उसके वालिद जो है वो नीचे उतरा है अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। इस दौरान रेस्क्यू 1122 जो है वो उसकी टीम वहां पर पहुंची है। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन कर तकरीबन 40 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उस रिहान को जो है बाहर निकाला है, और फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, जहां पर उसे तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन वो जहां पर नहीं हो सका और वो वहां पर दम तोड़ गया। अच्छा, नवाही इलाका है तो ऑब्वियसली हम कुछ डिफरेंसेस भी देख रहे थे, बट व्हाट अ ट्रेजेडी कि वो बाप जो है वो खुद भी गया है उसमें। रजब भी बताइएगा, इस बच्चे की मौत के बाद अहले इलाका, पुलिस का क्या रिस्पांस था? एक तो ये बता दीजिए, पंजाब पुलिस ने जो एक्शन लिए हैं, अहले इलाका, बच्चे, हाँ, पंजाब हुकूमत ने जो एक्शन लिए हैं उससे मुतमईन हैं लोग या मजीद कार्रवाई चाहते हैं? जी बिल्कुल, धनोट में सईद चौक जो है वो एक कारोबारी मसरूफ तरीन जगह है, वहाँ पर
जैसे ही 7 साला रेहान जो है वो खुले मैन होल में गिरा है तो कारोबारी हजरात और अहले इलाका की बड़ी तादाद वहाँ पर जमा हो गई। उन्होंने पहले अपने तय कोशिश की उसको बाहर निकालने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद रेस्क्यू की टीमें आ गई हैं, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। वो उनके उसी टाइम उस वक्त तक वहाँ पर मौजूद थे। रेहान को DHQ शिफ्ट किया गया, लेकिन जब उसकी वहाँ से हलाकत की इतला आई है तो अहले इलाका में गम गुस्सा पाया गया, वहाँ की फिजा जो है वो सोगवार हो गई। और दूसरी तरफ पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँची है और ज़िला कौंसल के एक अफसर की मुद्दत में ज़ेर तामीर सड़क के ठेकेदार और हाईवे के सब इंजीनियर के खिलाफ कत्ल बिसबब की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने भी उस पर काफ़ी सख्त एक्शन लिया। वज़ीर आला ने नोटिस लेते हुए DC को फौरी तौर पर अहदे से हटाते हुए तब्दील कर दिया। लेकिन लोगों का जो है उनका अभी भी यही मुतालबा है कि 2 के DC को तब्दील कर दिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उनका ये मुतालबा है कि इस कहरोड़ पक्का और लोधरा जो रोड है ये बड़े अरसे से ज़ेर तामीर है, इसको फौरी तौर पर किसी भी दूसरे हादसे से बचने के लिए तामीर होना चाहिए और खुले जो मैन होल हैं धनोट में उन पे जो है उनको कवर करना चाहिए। अच्छा रजब, अब इस इलाके के हवाले से बताएं, इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ और भी ऐसे मकामात हैं जहाँ गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं है, तो क्या ये ढक्कन कभी लगे ही नहीं थे या फिर चोरी हो गए? मतलब रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ तो हमें पता है ना कराची में चोरी हो जाते हैं, वहाँ क्या होता है? जी बिल्कुल लोधरा कहरोड़ पक्का रोड जो है वो गुज़श्ता कई सालों से ज़ेर तामीर है और लोगों को लोधरा से कहरोड़ पक्का और कहरोड़ पक्का से लोधरा आते हुए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुतबादल रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। इस रोड पर धनोट में 116 ऐसे मैन होल हैं जिनकी अप्रेजिंग का काम किया जा रहा है। काफ़ी हद तक अप्रेजिंग कर ली गई है, लेकिन जो मैन होल जो हैं वो अभी तक जिनकी अप्रेजिंग नहीं की जा सकी उनके इर्द गिर्द किसी किस्म के हिफाजती इकदाम नहीं किए गए और वो खुले पड़े हुए हैं। और लोगों का ये मौक़िफ़ है कि अगर इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म की हिफाजती इकदाम किए जाते तो रेहान जैसे जो बच्चे की जाए वो जान बच जाती इसमें। और उनका यही मुतालबा है कि अभी भी जो है इनको मैन होल को जो है वो कवर किया जाए ताकि किसी किस्म का भी कोई हादसा मज़ीद रूनमा ना हो। शुक्रिया। मतलब रीज़न जो भी हो, बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। एंड वही बात है कि हम हुकूमतों को तो कहते रहते हैं, लेकिन लोगों को भी पॉइंट आउट करना चाहिए। इफ़ दे सी कि दिस इज़ देयर और इसको कोई कवर वगैरह नहीं है तो उनको भी दे नीड टू रेज देयर वॉइस। ये लोधरा कहरोड़ पक्का रोड जो इतने अरसे से ज़ेर तामीर है ये भी बनी जाए और मुकम्मल हो जाए ताकि लोगों को जो इश्यूज़ हैं वो भी हल हो जाए। अच्छा जी, स्मोक की बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं देख रहा था लाहौर नंबर 1 पे था। हम जी बिल्कुल वो एक इंडेक्स जो हम आपको बता देते होते हैं क्वालिटी इंडेक्स, तो उसमें लाहौर थोड़ी देर पहले टॉप में था और ये फिर बदलता भी रहता है। सो लाहौर इज़ एट द टॉप एंड देन देयर इज़ कायरो। तो अब हम ज़रा किसी और रीजन में चले गए हैं और फिर दिल्ली, कोलकाता, 2 शहर जो हैं टॉप 5 में वो इंडिया से ही हैं और लाहौर टॉप पे है, 5वें नंबर पे ढाका है। रीजन जो है ना हमारा खित्ता, दैट नीड्स टू कलेक्टिवली डू समथिंग अबाउट इट, वरना फिर हम इसी तरह कंपटीशन में रहेंगे, कौन आगे कौन पीछे। और बहुत सारे इक़दाम जहां हुकूमत पंजाब की तरफ से लिए गए हैं वहां अभी भी आपको पता है लोग वायलेशंस करते हैं और आई होप कि उन पर कोई जुर्माना आयद होता हो या सज़ाएँ होती हों, क्योंकि मोटरवे जो लाहौर टू इस्लामाबाद जाती है, जब ये गंदम कटाई का सीज़न चल रहा था, जिससे पहले वाला मामला था, या और दीगर फसलों की बात आती है, सो फसलें जलाने के वाक़यात लोग तवातुर के साथ इस पूरे रास्ते देखते जाते हैं। 100% देख रहे थे। फिर कितना अरसा लगा ये स्मॉग बिल्डअप होने में, कितने साल लगे? पहले फॉग होती थी, फिर कितने पिछले 10 सालों में स्मॉग की शक्ल हो गई, तो इतने ही साल लगेंगे इसको ख़त्म करने में भी, वैसे लगता है। अच्छा जी, दैट इज़ इट, वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे। 9 AM, be there.